हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आज का जो टॉपिक है आपका है वो बिहेवियर साइंस यानी साइकोलॉजी के ऊपर फर्स्ट ईयर का। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। समझ गए? फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जिसको हम लोग कुंठा या निराश बोलते हैं। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप लोग देखिएगा समझ में आएगा कि कुंठा क्या होता है या निराश किसको कहते हैं, इसका जो है कौन कौन से जो है आपका इसका प्रकार है और क्या क्या जो है इसका कुंठा को प्रभावित करने वाले कारक है। समझ गए? जिससे कुंठा आता है। तो चलिए जो है आज हम कुंठा या निराश के बारे में देखेंगे। देखिए कुंठा या निराश, आप जो है बहुत आदमी को देखते होंगे कि इसके मन में जो है कुंठा पला हुआ है या ये निराश है। क्यों? यह एक जो है मानसिक प्रकृति होता है, यह एक बिहेवियर होता है व्यक्ति के अंदर। समझ गए? जो कि क्रिएट होता है। तो चलिए जो है इसको हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, कंप्लीट आज वीडियो होगा, आप लोग पूरा देखिएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए कुंठा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। समझ गए? कुंठा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्रस्ट्रा से हुई है। मतलब जो कुंठा है यह लैटिन भाषा फ्रस्ट्रा से हुई है, इसका उत्पत्ति। समझ गए? क्लियर है? चलिए, इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है फ्रस्ट्रेशन के कि आप जो भी लक्ष्य किसी भी काम के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम हो, कोई भी लक्ष्य आप जो लक्ष्य से सोचकर जो काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, बट वो लक्ष्य प्राप्ति ना होकर उसमें रुकावट आ जाता है और रुकावट के कारण कोई ना कोई थर्ड चीज़ होता है जिसके कारण आपके उस लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होता है। तो वही जो है बाधा जो है आपका कुंठा का रूप ले लेता है। समझ गए? चलिए, आज के समय में व्यक्ति के दैनिक जीवन यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना से करना पड़ता है। साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी कभी विशेष समस्या आ जाती है जिनका वह समाधान नहीं कर पाता है। फलस्वरूप वह कुंठा का शिकार हो जाता है। कुंठाग्रस्त व्यक्ति के मन में संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। समझ गए? और उसमें निराश की भावना आ जाता है। देखिए आज के समय में जो व्यक्ति का जो दैनिक जीवन यापन करने में जो है कठिनाइयाँ पड़ना, समायोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी जैसे कुंठा है, आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उस काम में क्या है, आपके दैनिक जीवन में भी कोई बहुत सारे लक्ष्य होता है। जैसे सुबह आज आपने सोचा कि हमको ऑफिस जाकर हमें फाइल का जो है इस फाइल का निपटारा करना है। अब समझिए उस फाइल के निपटारा करने का आपने लक्ष्य बनाया है, मन में सोचा है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, आप ऑफिस गए, आपको कोई और काम लगा दिया गया जिससे जो है आपका जो लक्ष्य था, जो ऑफिस वाला फाइल का काम था, वो क्या हो गया, उसमें बाधा उत्पन्न हो गया, उसमें रुकावट आ गया और वहीं पर जो है उसी समस्या के कारण जो आपका बात नहीं बना, जो करना चाहिए था, उसमें समस्या मतलब बाधा आ गया है और वही रुकावट बाधा जो है कुंठा का जो है रूप ले लेता है और यही कुंठा जो है एक निराश होता है। और एक कुंठा क्या करता है, व्यक्ति के अंदर निराश की भावना जागृति कर देता है और यही आपका क्या होता है, कुंठा या निराश यानी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। चीज़ों को समझ गए कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? मतलब आप कोई भी लक्ष्य सोचे, आप सोचे कि हमको ये काम करना है। अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे कामों को करने का आदमी ठानता है कि हमको ये काम आज करना है, कल के लिए, परसों के लिए करना है। बट उस काम में जब आपका उस काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू करने के बाद उस काम में रुकावट आ जाता है, बाधा आ जाता है आपके लक्ष्य के प्राप्ति में और ये जो है यह जो है समस्या उत्पन्न कर देता है जिससे मन में जो है अस्थिरता बनता है, मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं और यही जो है कुंठा का रूप ले लेता है जिससे निराश होता है और आपका यही जो है कुंठा और निराश होता है। समझ गए चीज़ों को अच्छे से? चलिए, तो ये समझ गए ना कि अपने वातावरण, अपने दैनिक जीवनों में क्या करता है व्यक्ति, अपने दैनिक जीवनों में अनेक कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। समझ गए? और यही साथ ही उसके वातावरण के साथ समायोजन करने में भी समस्या आ जाता है और यही जो है आपका हो जाता है क्या चीज़, कुंठा और ये कुंठा या निराश। ओके, दोनों एक ही है। समझ गए? चलिए अब देखिए कुंठा का परिभाषा दिया, कुंठा का परिभाषा डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब कुंठा या निराश का परिभाषा क्या है साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। साइकोलॉजिस्ट में एक मन साइकोलॉजिस्ट का नाम है। इनके अनुसार कुंठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणायुक्त व्यवहार की संतुष्टि के जीवन में असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए मन ने कहा कि कुंठा जीव का एक अवस्था है और वह वो अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति अपने मोटिवेट से, अपने बिहेवियर से, मतलब अपने आत्मसंतुष्टि में जो है असंभव पाता है। अब अपने अंदर
असंतुष्टि कब आता है? जब आप कोई काम सोचते हैं या करते हैं वो काम पूरा नहीं होता है, किसी न किसी कारण से उसमें रुकावट आ गया, बाधा उत्पन्न हो गया, और यही जो है आपका क्या होता है, कुंठा का, यही जो है मन ने कहा कि कुंठा जीव का वह अवस्था है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार, मतलब आपको मोटिवेशन देने वाले आपके बिहेवियर को वह जो है जीवन होता है जो जिसमें असंभव हो जाता है। मतलब जो आपको मोटिवेट देता है, मोटिवेट कहाँ से मिलता है? जब पॉजिटिव बातें आपके अंदर आएगा, जब आपके काम सफल होगा तो जो है मोटिवेशन आता है आपके व्यवहार में प्रेरणा आता है। लेकिन इसी में जो है संतुष्टि जीवन में नहीं हो पाता है, इसी प्रेरणा में, और इसके फलस्वरूप जो है कुंठा का मन ने अपने अनुसार व्यक्त किया। समझ गए चीज़ों को? चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए इधर कुंठा उत्पन्न होने में व्यक्ति में अवसाद, देखिए कुंठा उत्पन्न होने से व्यक्ति में क्या क्या होता है देख लीजिए। कुंठा उत्पन्न होने से व्यक्ति में अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, डर, क्रोध आदि उत्पन्न हो जाते हैं। किसी व्यक्ति में अगर कुंठा उत्पन्न हुआ, निराश हुआ, तो उसमें डिप्रेशन में हो जा सकता है, या उसको घोर चिंता सता सकता है, घोर उसको डर लगेगा, क्रोध आ सकता है, ठीक है, आदि चीज़ें उत्पन्न होगा जो उसको मानसिक रूप से कमज़ोर करेगा। अब एक इस फिगर के माध्यम से समझिए, ये फिगर बहुत शानदार है, ये फिगर के माध्यम से आप जो है आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आप मानिए कोई आप एक व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है, समझ गए। उसके बाद आपके सामने कोई लक्ष्य है, कुछ भी लक्ष्य हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, या आप किसी से बात करने का मन बनाते हो कि हम आज मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप हो गए व्यक्ति। आपके सामने कोई भी लक्ष्य है, या कोई आपके सामने कुछ बात आप सोचे हैं कि हमको ये चीज़ें करना है, ये चीज़ करना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लक्ष्य हो गया। ये हो गया काम जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, जो आप सोचते हैं करना, और शुरू भी कर दिए हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति काम करना शुरू किया, सामने लक्ष्य उसको पाना है, बट इस बीच में जो है उसको क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, मतलब बाधा आ गया। बाधा मीन्स कोई ऐसे रीजन, कोई ऐसे कारक आ जाएगा जो आदमी को इस लक्ष्य को प्राप्ति करने में बीच में ही रोक देगा, बीच में ही ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा व्यक्ति को, और वो व्यक्ति में क्या होता है, उसके फलस्वरूप कुंठा उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? समझिए ये व्यक्ति है, इसी डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे, ये व्यक्ति है, ओके, समझ गए। सामने उसका लक्ष्य है, कुछ भी लक्ष्य है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, लक्ष्य के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कोई काम, पढ़ाई लिखाई, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑफिस वर्क। तो ये व्यक्ति है, अपना लक्ष्य रखा कि हम आज ये काम करेंगे, या 10 दिन वर्षों बाद ये काम होगा। बट जब समय नज़दीक आता है, व्यक्ति करते जाता है इस लक्ष्य के लिए काम, तो जो है उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई ऐसे कारक उत्पन्न हो जाता है, कोई ऐसे बात हो जाएगा जिसके कारण उसको ये वाला लक्ष्य को प्राप्ति में बीच में ही बाधा उत्पन्न आ जाएगा, बीच में ही समस्या खड़ा हो जाएगा, जिसके कारण उस व्यक्ति में क्या होगा कि अब वो लक्ष्य से मुड़ जाएगा। यानी इस बाधा उत्पन्न होने के बाद ही व्यक्ति में कुंठा आ गया, लक्ष्य की तरफ गया भी नहीं, यहीं पे जो है इसको कुंठा आ गया। और ये कुंठा व्यक्ति में क्या क्या करता है, ये निराश व्यक्ति में क्या क्या करता है, तो डिप्रेशन लाता है व्यक्ति में, क्रोध लाता है, चिंता लाता है, डर लाता है, और ये सब एक प्रकार के मानसिक बीमारी होता है, मानसिक असंतुलन होता है, और यही जो है कुंठा उत्पन्न करता है। चीज़ समझ गए? चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, कुंठा या निराश के कारण या स्रोत। देखिए कुंठा उत्पन्न होने का कौन कौन सा जो है कारण है, कौन कौन सा ऐसे सोर्सेज है जहाँ से निराश और कुंठा व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे बहुत शानदार है कि कुंठा या निराश के कारण या स्रोत, ठीक है। इसका स्रोत लिखिए, सोर्सेज लिखिए, या कारण लिखिए कि कुंठा किस कारण से, किस माध्यम से जो है व्यक्ति में आ सकता है। कुंठा मीन्स कहा जाए तो बाधा, बाधा मीन्स कहा जाए तो निराश, मतलब बाधा जो है आपके लक्ष्य में कौन कौन से कारण से आ सकता है। तो चलिए जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए कुंठा के मुख्य कारक निम्नलिखित है। एक कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़े थे कि किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है, ओके, समझ लीजिए। बाह्य कारक, पहला होता है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर। बस दो ही कारक होता है जिसके कारण व्यक्ति में जो है उसके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होता है या निराश मिलता है, किसी भी सफलता में निराश मिलता है जो कुंठा उत्पन्न करता है। तो ये दो प्रकार से, दो कारणों से होगा, कारणों से होगा। पहला कारण है एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम लोग बाहरी कारक बोलते हैं, और दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका इंटरनल फैक्टर जो आपका आंतरिक कारक होगा। मात्र यही दो कारक है जिसको दो कारकों में बांट दिया गया है कि इस कारण से जो है आपका किसी भी व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा होता है। समझ गए? चलिए पहला है बाह्य कारक में, एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि बाहरी कारण कौन कौन सा है जिसके कारण व्यक्ति में कुंठा या निराश आता है। समझ गए? चलिए
देखिए पहला है बाह्य कारक का है इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में क्या क्या होगा 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए व्यक्तियों में शारीरिक अक्षमता के कारण, जैसे अंधापन, ठीक है, जिसके कारण अंधापन, बहरापन, लंगड़ापन, ठीक है। उसके बाद हो गया हकलाना आदि कुछ असाध्य बीमारियां, कुछ विशिष्ट क्षमताओं की कमी तथा अपर्याप्त स्वनियंत्रण आदि के कारण कुंठा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं और योग्यताओं के कारण सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई भी काम करें, कोई भी लक्ष्य हो या कोई भी बात हो, उसमें आप जो चाहते हैं उस आपके मन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको नहीं मिल पाया, आपको असफलता हो गया, उसमें रुकावट आ गया, जिसके फलस्वरूप आपके मन में बाधा उत्पन्न होता है, मतलब कहा जाए फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा उत्पन्न होगा, और वो कुंठा आपके अंदर एंजाइटी लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, फियर लाएगा, ये सारे चीज़ें आपके अंदर लाता है, ठीक है। अब इसको कारण 2 प्रकार से बांटा गया कि भाई ये कारण हो सकता है आपके अंदर कुंठा या निराश होने का, आपके चीज़ों को असफलता होने का। पहला था एक्सटर्नल, दूसरा था आपका क्या चीज़ इंटरनल। एक्सटर्नल में जो पहला पॉइंट है होने का, कारण होने का, वो है व्यक्तिगत इंडिविजुअल फैक्टर। अब इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब होता है कि हमारा स्वयं का कारण। स्वयं के कारण में क्या क्या हो सकता है व्यक्तिगत कारण में, जैसे हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा बहुत दिलासा है शुरू से पढ़े, लेकिन हमारा जो नयन है, आँख है, उस कारण से हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं हम सुंदर सुंदर चीज़ों को देख पा रहे हैं। और बहुत लोग देख रहा है, लेकिन बहुत लोग उसको अनुभव कर रहा है देख के कि ये बहुत सुंदर है, आहा इसका चित्र कितना बेस्ट है, बट हमारा आँख या किसी का आँख नहीं है, तो उसको अंदर क्या होता है, एक भावना, एक निराश का भावना जगता है कि यार हमें भी जो है आज काश आँख रहता तो हम चीज़ों को देख पाते। अब उस चीज़ को ये टेंशन हो जाता है, व्यक्ति के अंदर चिंता बनने लगता है कि हमारा आँख क्यों नहीं है, हम भी इस चीज़ को देखते जो कि आज नहीं देख पा रहे हैं। तो उसका अंधापन है, मतलब वो उसका खुद का कारण है जिसके कारण वो नहीं देख सकता है, और उसके फलस्वरूप निराश आएगा, कुंठा उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं बहरापन। बहरापन मतलब वो कुछ चीज़ें गाना वगैरह या किसी का आवाज़ वगैरह सुनकर महसूस कर सकता था, जो कि बहरापन होने के कारण वो जो है नहीं सुन सकता है, नहीं महसूस करता है। तो इसके कारण उस दूसरा व्यक्ति सुनता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या करेगा कि बताएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें बोला। अब वो समझ जाएगा तो उसके अंदर ये भावना आएगा कि यार हमें भी जो है आज कान रहता तो हम चीज़ों को सुन पाते। मीन्स उसका बहरापन खुद का कारण है, व्यक्तिगत कारण है, जिसके कारण वो किसी चीज़ को नहीं सुन सकता है, नहीं एनालाइज कर सकता है, और उस चीज़ को लेकर जो है उसके अंदर कोई टेंशन है, कोई निराश है, तो वो आपका खुद का कारण है, ठीक है। कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जिसके कारण व्यक्ति को क्या करता है, निराश करता है, व्यक्ति को डोमरलाइज करता है, नीचे करता है, और इसका व्यक्तिगत कारण है, जो उसका खुद का कुछ बीमारी है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण वो अपने मार्ग में सही से चीज़ों को नहीं अनुभव कर रहा है, और यही जो है आपका क्या हो जाता है, समझ गए, व्यक्तिगत कारण। ओके, समझ गए। चलिए, खुद के कारण से नेक्स्ट देखिएगा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब जैसे कुंठा एक्सटर्नल कारक में होता है। पहला देखें व्यक्तिगत कारक, जिसमें कुछ से स्वयं के गलतियों के कारण या स्वयं के कुछ ऐसे बीमारियां के कारण या जन्मजात बीमारियां के कारण जो व्यक्ति में खुद होता है, और उसके कारण कोई जो है असफलता होगा, वो कारण बनेगा असफलता का, उससे निराश उत्पन्न होगा और व्यक्ति जो है क्या होगा, निराश हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। अब देखते होइएगा कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा पैसे वाला होता है वो अपना बहुत ऐशो मौज करता है, बहुत उसके अंदर जो है सभी चीज़ परिपूर्ण होता है, अपने खूब मौज करता है ज़िंदगी का, ठीक है, अपने हर एक चाहत को पूरा करता है। बट जिसका आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, जो फैमिली में जिसको पैसा खाने के लिए नहीं है, कुछ सोचता है कि हम ये चीज़ करें, हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे चीज़ खाएं, हम आज भी फलाने जगह जाएं घूमने, बट उसको आर्थिक इकोनॉमिकल फैक्टर ऐसा है जो उसके पास न पैसा है, न उसका आर्थिक स्थिति सही है, जिसकी कमाई सही है घर में, जिसके कारण वो अपने मन के चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, नहीं मौज कर पा रहा है, नहीं सुख कर पा रहा है, और उसके कारण जो है व्यक्ति टेंशन में जाता है, और ये जो है आपका उसका आर्थिक कारण होता है। चीज़ों को समझ गए। तो यही है, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी के कारण कुंठा उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल जैसे कोविड के पीरियड में व्यक्ति बहुत अच्छा से कमा रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड आया सब चीज़ बंद हो गया, व्यक्ति का जो है लॉस होने लगा, व्यक्ति वहाँ पे जो है कमाई कम हो गया। तो उसके कारण भी बहुत सारे लोगों का जो शुरू में जो कमा रहा था उसके अनुसार जो खर्चा कर रहा था, कमाई घट गया, खर्चा तो उतना ही रहेगा, और उससे लेकर जो है आदमी सोचने लगेगा, निराश होने लगेगा, तो इकोनॉमिकल कारण हो गया। तो यही चीज़ें है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर, समझ गए। चलिए,
दूसरा यहाँ जो सी देखिएगा कि पर्यावरणीय कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जैसे कभी कभी व्यक्ति अपने पर्यावरण संबंधी बाधा के कारण अपने ही निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता है, जो कुंठा उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय कारकों जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, सुनामी, महामारी आदि है जो व्यक्ति के लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अब देखिए पर्यावरणीय कारक का मतलब है कि आपके पर्यावरण में बहुत से हमारे प्राकृतिक हैं, ठीक है। अब ये प्रकृति क्या करता है, कभी बाढ़ लाता है, कभी सूखा घोषित हो जाता है, कभी अकाल हो पड़ने लगता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी महामारी छा जाता है। जैसे कोविड महामारी आया था ना, तो इसमें देखते होइएगा कि बहुत घर के घर लोग तबाह हो चुका था, चाहे इकोनॉमिकल रूप से हो, चाहे बीमारी के रूप से हो, चाहे अकेलापन के रूप से हो, लोग जो है बहुत जूझ गया था। तो ये पर्यावरणीय कारक होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को ये सब जो पर्यावरण है ये उसके लक्ष्य के प्राप्ति में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, रोड़ा बनता है, और यही जो है आपका पर्यावरणीय कारक होता है, ठीक है। तो कभी कभी पर्यावरणीय कारक भी व्यक्ति के लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे बाढ़, अब आप जो है आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से जो है बाढ़ ओवर हो गया, रोड के ऊपर से क्रॉसिंग करने लगा पानी, और वहाँ पे ना आप उस पार जा सकते हैं ना इस पार आ सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपका काम जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हो सकता है वो काम रुक जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण जो है आपके अंदर आ जाएगा चीज़ें, कुंठा और निराश होने लगेगा कि आज मेरा काम था, आज दिन था, लेकिन नहीं हो पाया इस बाढ़ के कारण। उसी प्रकार से सूखा, अब देखते होइएगा कभी कभी स्टेट में जो है सूखा घोषित हो जाता है, मतलब उस स्टेट में पानी के बहुत किल्लत हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, वर्षा नहीं हो रहा है, तो फसल सब किसान सब बर्बाद होने लगता है, तो वहाँ पे सूखा घोषित किया जाता है। तो ये भी जो है व्यक्ति जो भी अगर सूखा से प्रभावित होगा तो वो जो है पर्यावरणीय कारक है। जैसे सुनामी, महामारी, तो ये सब जो है पर्यावरण से संबंधित कारण बनता है, समझ गए। चलिए ये सब बाह्य कारण देख रहे हैं, क्या क्या देखें, व्यक्तिगत कारण, इकोनॉमिकल कारण, पर्यावरणीय कारक, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब सोशल फैक्टर, समाज के वे कारक या नियम जो व्यक्ति की लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे देखते होइएगा हमारे समाज में बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट नियम हैं जो हमारे समाज जिसको नहीं मानता है, अगर कोई व्यक्ति समझिए कि इंटरकास्ट मैरिज किया तो समाज हमारा उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और लेकिन कोई बच्चा है वो करना चाहता है कि हम इंटरकास्ट करें, हम इसे बहुत मतलब प्यार करते हैं, हम इससे इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे, बट उसको समाज में एक रोड़ा है, उसके शादी में एक रोड़ा कौन बनेगा, समाज, क्योंकि समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, इंटरकास्ट को, अदर कास्ट में, ठीक है। तो वो जो होता है क्या करता है, रोड़ा उत्पन्न हो गया। अब वो व्यक्ति जो शादी करना चाहता है इंटरकास्ट में, अब वो अपने समाज के कारण वो शादी नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अपने लक्ष्य उसका क्या है, शादी करना इंटरकास्ट, जो कि समाज वहाँ पे कारण बन रहा है कि हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यही जो है होता है सामाजिक कारण। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होगा जो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आपके दिमाग में चीज़ बैठा हुआ है कि हम ये काम करेंगे तो समाज या हमारा आसपास के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या समाज के लिए सही नहीं है, तो यही जो है हो जाता है सामाजिक कारक। जो आप सोच रहे हैं करने का, लेकिन समाज वहाँ पे मीडिएटर बन रहा है, आपके लक्ष्य को रोकने में रोड़ा बन रहा है, वही जो है सामाजिक कारण हो जाता है, ठीक है। आपके आसपास के कुछ भी हो सकता है सामाजिक कारण में, समझ गए। तो ये चौथा पॉइंट था। जैसे बहुत सारे परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी, ये प्रथा, ये सब समाज में चलता रहता है, जो आपको कहीं ना कहीं रोकता है आगे बढ़ने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका राजनीतिक कारण, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर, जिस समझ गए। व्यक्ति में कुंठा पैदा करने वाला एक कारक राजनीतिक स्तर पतन भी है, जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। देखिए राजनीतिक कारक का यहाँ पे मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अपने समाज में, मैं बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। राजनीतिक कारक का मतलब हो गया कि जैसे कोई अपने समाज में बहुत अच्छा पोजीशन पर है, उसका समाज में जो है बहुत वजूद है, बहुत रिस्पेक्ट है, बट वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्षम है, बट वो अपने राजनीतिक करियर में अच्छा चाहता है, वो चाहता है कि हमारा जो राजनीतिक स्तर है और ज़्यादा हाई हो, ठीक है, और ज़्यादा हमें मान सम्मान रिस्पेक्ट मिले, हम राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर और ज़्यादा ऊपर जाएं, ठीक है। बट उसके ऊपर जो है क्या होता है, राजनीतिक स्तर जो है एक कारण होता है जो आदमी को उस स्तर का पतन करता है, मतलब जो ऊपर उस सोचा हुआ है कि हम आज विधायक बने हैं, कल MP बने, परसों CM बने, तो जो है वो उसका जो MP CM बनने का जो ख्वाब है उसमें पतन होने लगता है, मतलब डिमोरलाइज, नीचे जाने लगता है, स्तर उसका गिरने लगता है, पतन होने लगता है, और यही जो है आपका राजनीतिक फैक्टर बनता है, मतलब राजनीतिक कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति के जो मान सम्मान पद है उसमें पतन होने लगता है,
उसमें जो है पतन होने लगता है और यही बन जाता है राजनीतिक कारक। ओके, समझ गए। देखिए कुछ भी कारण कुछ भी हो, उसका पर्पज एक ही होगा फ्रस्ट्रेशन का, कि बीच में आकर क्या करना, धराम धुरूम करने लगना और जो आगे लक्ष्य है उसके बीच में ही तोड़ देना और व्यक्ति को मोड़ देना, कहाँ, कुंठा की ओर, निराश की ओर। यही जो है आपका क्या होता है, कुंठा और निराश। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका नैतिकता एवं आदर्शवादिता। समझ गए, मोरालिटी एंड आइडियलिज्म। देखिए कई बार व्यक्ति के लक्ष्य के प्राप्ति में उसकी नैतिकता व आदर्शवादिता भी रुकावट पैदा कर देती है और वह कुंठा का शिकार हो जाता है। देखिए जैसे कभी कभी होता है कि व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन कभी उसका लक्ष्य में ऐसा कंडीशन आ गया है और उसका काम भी बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य पाना भी, और उस लक्ष्य के पाने के लिए उसको एक झूठ बोलना पड़ेगा, तभी जाके उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्ति होगा। बट उसका आदर्श क्या है, उसका नैतिकता मोरालिटी क्या है कि वह कभी झूठ नहीं बोला। ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोला, बिल्कुल वो साफ है, बिल्कुल वो नैतिकता और आदर्शवादिता है कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, न बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में उसको खुद का ऐसा काम कभी आ जाता है, कभी ऐसा काम पड़ जाएगा जिसके कारण क्या होगा कि उस व्यक्ति को एक झूठ नहीं बोलेगा तो उसको जो है वो काम पूरा नहीं होगा, वो सफलता नहीं मिलेगा। अब इस कंडीशन में वो व्यक्ति को ये प्रण है कि भाई हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी जो है हम किसी से छल नहीं करेंगे, और लेकिन उसको अपने काम को अगर पूरा करना है तो उसको झूठ भी बोलना पड़ेगा, छल भी करना पड़ेगा। तो यही जो है नैतिकता, मतलब उसका जो आदर्श है कि अपने आदर्श पर कायम रहे, लेकिन उसको लक्ष्य के प्राप्ति में आदर्श जो है कभी कभी रोड़ा साबित होता है, क्योंकि वो अच्छा है लेकिन कभी कभी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कुछ बुरे चीज़ बोलने पड़ते हैं या बनना पड़ता है, लेकिन वो उसके आदर्श के खिलाफ में होता है और यही जो है उसका रोड़ा बनता है उसके लक्ष्य के प्राप्ति में। समझ गए। चलिए तो ये हो गया नैतिकता और आदर्शवादिता। समझ गए चीज़ों को। ओके, देखिए अब होता है दूसरा है आंतरिक कारक, मतलब इंटरनल फैक्टर्स। ओके, समझ गए कि आंतरिक कारक क्या है भैया। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। ओके, देखिए आंतरिक कारक वे कारक है, समझ गए, जो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न करते हैं। देखिए आंतरिक कारक, अभी तक जो हम लोग देखे हैं बाह्य कारक देखे हैं। बाह्य कारक में क्या क्या देखे हैं देख लीजिए एक बार। बाह्य कारक में हम लोग देखे हैं इंडिविजुअल, व्यक्ति कारक, ठीक है, व्यक्ति कारण देखे हैं। दूसरा हम लोग देखे हैं इकोनॉमिकल कारण, ठीक है। तीसरा हम लोग देखे हैं पहला था इंडिविजुअल, इकोनॉमिकल, और तीसरा है राजनीतिक कारण, ठीक है। चौथा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीरियली लिखिए, लेकिन याद रखिए सीरियली से कोई अथी नहीं होता, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल, इकोनॉमिकल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद सोशल, ठीक है, सोशल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपका पाँचवा में है आदर्शवादी, आदर्शवादी समझ गए, आइडियोलिज्म फैक्टर बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका छठा आता है आइडियोलिज्म है, छठा आपका है, देखिए 5 तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब इसी प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि भाई व्यक्तिगत कारण जो आपके खुद का कारण, ठीक है, तो एक खुद का कारण जैसे हो गया, तो बाह्य कारक में आपसे रिलेटेड चीज़ों को या आपके पद से रिलेटेड चीज़ों को बाह्य चीज़ों में लिखते हैं, ठीक है। आंतरिक कारण है कि आंतरिक कारण वे कारण होता है जो व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न करता है, मतलब कुछ ऐसे कारण होते हैं जो व्यक्ति के आंतरिक रूप से वो नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो कोई ऐसा आंतरिक बीमारी हो, चाहे उसका कोई ऐसा मानसिक प्रॉब्लम हो जिससे उसको मानसिक प्रॉब्लम से जो है कुंठा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से उसका आंतरिक कारण होता है देख लीजिए। जैसे पहला है तनाव, स्ट्रेस, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। तीसरा है निम्न बौद्धिक स्तर, मतलब लो इंटेलिजेंस लेवल, समझ गए। क्षमता से अधिक आकांक्षा, मतलब हमारा एस्पायरेशन लेवल मोर देन एबिलिटी, हमारे क्षमता के हिसाब से हम अपने चीज़ों को, लक्ष्य को नहीं रखे हैं, बहुत ज़्यादा रख लिए, उसमें तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब आंतरिक कारण होता है जिसके कारण जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। स्ट्रेस, तनाव, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, व्यक्ति जो है अपने औकात से ज़्यादा जो है कंपटीशन करने लगेगा किसी से, तो हार तो मिलेगा ही, और हार मिलेगा तो कहेगा कि हमारा असफल हो गए, तो भाई आप औकात से ज़्यादा कहे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। निम्न बौद्धिक स्तर, अब किसी का बौद्धिक स्तर नॉर्मल है, अच्छा है, किसी का बौद्धिक स्तर लो है, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर लो वाला निम्न नॉर्मल वाला या हाई वाला से कंपटीशन करेगा तो हारेगा ही, और हारेगा तो कहेगा हमारा ये मानसिक जो अंदरूनी कारक है इसके कारण हम हार गए हैं, वो निराश होने लगेगा। तो ये तो गलती न है, लेकिन कारण होता है, समझ गए।
उसी प्रकार से है क्षमता से अधिक आकांक्षा। अब हमारा जो क्षमता है 2 ढेउआ खर्च करने का है और हम आकांक्षा रख रहे हैं कि हम कल से 4 ढेउआ खर्च करेंगे, तो भाई 4 ढेउआ खर्च करने के लिए तो कर्ज में आपको डूबना पड़ेगा और उसके लिए तो जो है आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों जो है औकात से ज़्यादा चीज़ों को जैसे 2 किलो का कोई चीज़ है, हमारा औकात है 2 ही केजी हम उठा सकते हैं, लेकिन हम जो है अपना आकांक्षा रख रहे हैं कि नहीं हम 15 केजी का उठाएंगे। तो भाई 2 केजी का ही क्षमता है तो 15 केजी कहाँ से उठा पाइएगा, जानिएगा उठाने तो असफल ही होइएगा। तो उस कारण जो निराशा आएगा मतलब आपके क्षमता से ज़्यादा आप चीज़ों को आँक लिए हैं, इसके कारण जो है असफलता मिलेगा और निराशा आएगा। चीज़ों को समझ गए? ओके चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई मेरे कुंठा से बाहर निकलने का उपाय बताइए या कुंठा को दूर करने का उपाय लिखिए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कुंठा क्या है, कुंठा का परिभाषा। ओके, और तीसरा पढ़े हैं कुंठा किस किस कारण से किस किस स्रोत से मिल सकता है। तो 2 कारण हम लोग देखें, व्यक्तिगत एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके समझ गए। तीसरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं कुंठा को दूर करने का उपाय लिखिए कि भाई कुंठा के कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिससे कुंठा से यानी निराशा से बाहर आ सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। ओके चलिए, कुंठा पर काबू पाने के निम्न कारण है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, पहला है कि लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास। समझ गए। देखिए पहला कारण है कि आप अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लक्ष्य में आपको रुकावट आ रहा है, आप जो भी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, सबसे अच्छा और आसान तरीका है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप बार बार अधिक प्रयास करें। क्या करें? अधिक प्रयास करें। जब आप अधिक प्रयास करेंगे, समझ गए, जब आप अधिक प्रयास करेंगे तो आपको लक्ष्य का प्राप्ति होगा ही होगा। समझ गए ना। जब भी आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे आपको जो है क्या होगा, बार बार अधिक प्रयास करेंगे तो आपको जो है सामने जो भी बाधा होगा वो जो क्या होगा, धीरे धीरे कमते जाएगा हर एक प्रयास में, और एक समय आएगा जब आप अपने सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो बार बार जो है अधिक प्रयास करें। पहला पॉइंट ये हो गया कुंठा दूर करने का। समझ गए। चलिए दूसरा दीजिएगा, दूसरा है अपनी क्षमताओं अनुसार लक्ष्यों का परिवर्तन। समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि अपने क्षमता मतलब आपका जो एबिलिटी है उस अनुसार ही लक्ष्य तय कीजिए। और अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य ले चुके हैं पहले ही लेकिन आपका क्षमता कम है, तो जब भी आपको एनालाइज हो जाए, पता चल जाए कि हमारा क्षमता इतना है का ही है लेकिन हम क्षमता जो है लक्ष्य जो है हम बड़ा लेकर चल रहे हैं, तो आप तुरंत वहाँ से जो है परिवर्तन कर दीजिए लक्ष्य को। आप सोच लीजिए कि आपसे नहीं होने वाला है तो उसको जो है आप वहीं से मोड़ दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए, उस लक्ष्य को छोटा कर लीजिए या कोई और लक्ष्य जो आपसे होने वाला है उसमें चले जाइए। सबसे सुंदर तरीका होता है, अगर निराश से हटना है, कुंठा अगर मन में नहीं पालना है तो क्या करें, सीधा सीधी बात है कि भाई आपसे जो काम ना होने वाला है उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करें। समझ गए। तो ये होता है अपनी क्षमताओं अनुसार लक्ष्यों का परिवर्तन करना और कुंठा या निराश को भगाना। समझ गए। चलिए अब इस सब का मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। लिखने का स्टाइल कैसे लिखना है आप एक बार जाइएगा, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि चीज़ों को आप कैसे समझ लें। अगर जो मैं बता रहा हूँ ये भी एग्जाम में लिख देंगे और पॉइंट सही रखेंगे तो आपको कोई नहीं काटेगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ लें। ठीक है, चलिए लिखने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, जहां पे आप जाके एक बार पढ़िएगा, खुद से पता चल जाएगा कि भाई रियलिटी में जो है कैसे लिखना है। मैं बताने के लिए, आपको दिमाग में डालने के लिए डाल रहा हूं कि भाई अपने क्षमताओं के अनुसार लक्ष्यों का परिवर्तन। ठीक है ना। उसी प्रकार से पहला पॉइंट था क्या चीज़, कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करना। दूसरा था अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य का परिवर्तन कर लीजिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयासरत। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक दो बार जो असफलता मिल जाता है तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ और करने लगते हैं। तो भाई जब असफलता आपको एक दो बार मिल ही चुका है, आप उसमें इन्वेस्ट कर ही लिए हैं, तो आप एक दो बार और क्यों नहीं उसको प्रयास करेंगे, क्यों नहीं उसको जो है प्रयासरत आप रहेंगे। जब आप दो बार उसको बर्बाद कर ही चुके हैं टाइम को, तो दो बार और उसको प्रयासरत रहिए। तो यही चीज़ें है कि लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयासरत। प्रयासरत का मतलब होता है कि कंटिन्यू ट्राई करते रहिए, जिससे आपका जो लक्ष्य है वो आज न कल होकर क्या होगा कि प्राप्त हो ही जाएगा, अगर प्रयासरत रहेंगे अपने लक्ष्य के लिए तो। समझ गए। तो यही तीसरा पॉइंट है। अगर आपको लक्ष्य परिवर्तन करना है आपके क्षमता को अनुसार तो पहले ही कर लीजिए कि भाई हाँ हमसे नहीं होने वाला है, हम लक्ष्य अपना परिवर्तन करते हैं, जब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। समझ गए। लेकिन अगर आप दो बार असफलता हो चुके हैं
अपने लक्ष्य को पाने में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं अब हम चेंज करते हैं, तो चेंज कीजिएगा अपने लाइन को, तो और दिक्कत होगा। क्योंकि 2 जगह पर तो आप जो है ऑलरेडी समय बिता चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ को जाने भी हैं, ठीक है। लेकिन आप एक नए लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो फिर से इसमें अपना ऊर्जा लगाना पड़ेगा। हो सकता है फिर भी यहाँ पर 2 बार असफलता मिल जाए, तो ये चीज़ें हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है ये पुराना चीज़ें हैं, आप इसके बारे में बहुत चीज़ जानते भी हैं, तो 2 बार में हो सकता है यही सफल हो जाए, ये चीज़ें होता है। समझ गए? चलिए, तो ये चीज़ों को आप लोग समझ गए कि लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयासरत मतलब कंटिन्यू ट्राई करते रहना चाहिए। ओके, चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा, परिस्थितियों से समझौता। अगर यदि व्यक्ति किसी परिस्थिति से कुंठा का शिकार हो तो या उसे नई परिस्थितियों तलाश करनी चाहिए, फिर उन वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करे, कुंठाग्रस्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे परिस्थितियों के जो है कि समझौता कैसे करना है, तो परिस्थिति कंडीशन के साथ आप समझौता कैसे करेंगे। मतलब समझिए कि हम चाह रहे हैं कि भैया हम अभी जो है बहुत गरीब है, बहुत अभी गरीब है, समझ गए, तो हम इस गरीबी को हटाने के लिए कुछ ऐसा करें, हम अपने जो कंडीशन में फंसे हुए हैं, जो भावना में फंसे हुए हैं जिस अवस्था में, इसको दूर करने के लिए भैया हमको कुछ चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। तो हम अपने परिस्थिति को, हम अपने जो भी परिस्थिति कंडीशन में है उसके देखते हुए हम उसके साथ समझौता करेंगे कि अगर हम गरीबी है, बहुत ज़्यादा हमें तंगी आ रहा है, परेशानी आ रहा है पैसे का, तो हम तुरंत क्या करेंगे, अपने परिस्थिति के साथ समझौता करेंगे और कहेंगे कि भैया चलो कुछ रुपया कमाया जाए, कुछ काम किया जाए, जिससे जो है हम काम नहीं करते हैं, नहीं करने का प्रश्न लिए हैं कि हम काम नहीं करेंगे अभी, लेकिन अपने परिस्थिति के अनुसार अगर आप समझौता करके अपने काम भी करने को चल रहे हैं, तो यही होता है कि परिस्थिति के साथ समझौता करना। मतलब आपके अपने चीज़ों को तलाश करके, अपने परिस्थितियों को नए सिरे से तलाश करके और उस वर्तमान परिस्थितियों से समझौता करें और उसको छोड़कर और परिस्थितियों के साथ जाइए, ताकि आपके परिस्थिति से समझौता हो सके। जैसे लोग कहता है ना कि चलो आज जो है हम समझौता कर लेते हैं चीज़ें से, इस कंडीशन में समझौता मतलब क्या कि तालमेल बैठा लेना, मतलब उस कंडीशन में तालमेल बैठा लेना, समझ गए ना, कोऑर्डिनेट कर लेना एक दूसरे से, यही होता है परिस्थिति के साथ समझौता कर लेना। मतलब उसमें घुल मिल जाना, उससे जिस भी बिहेवियर में, जिस भी कंडीशन में जाए वहाँ पे मिल जाए, उसके साथ सेटल हो जाए, और यही होता है परिस्थितियों के साथ समझौता। समझ गए? चलिए 5वां पॉइंट है, देखिएगा, रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म। समझ गए? आप लोग वहाँ पे रक्षात्मक प्रतिक्रिया में बहुत चीज़ पढ़े हैं, दमन कर लेना, ठीक है ना, सप्रेशन, दमन कर लेना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब हम कोई चीज़ काम कर लिए हैं लेकिन हम उसको जो है खारिज कर दिए, नकारना मतलब होता है एक मेंटल मैकेनिज्म ही है कि भाई हम कोई चीज़ जान रहे हैं लेकिन हम ये चीज़ प्रण कर लिए हैं मन में आंशिक रूप से कि हम इस चीज़ को नहीं जानते। नहीं, हम उसको जानते हैं, लेकिन हम उसको हमको मन में बना चुके हैं कि नहीं, हमको इसको बताना है कि हम इसको नहीं जानते हैं, निगलेक्ट कर देना, नकार देना, यही जो है आपका रक्षात्मक प्रतिक्रिया होता है। रक्षात्मक प्रतिक्रिया में होता है कि खुद में सप्रेस कर लेना, दमन कर लेना, कोई भी चीज़ों को घूट कर पी जाना। गांव में नहीं कहता कि अपने आप अंदर ही अंदर जो है इस चीज़ को घूट कर पी रखा है, मतलब अपने अंदर क्रोध को या किसी और बातों को लेकर चीज़ों को अपने अंदर ही तोड़ ममोड़ कर रख कर शांत हो जाना, यही होता है दमन कर लेना। तो ये सब रक्षात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति को कुंठा दूर करने में मदद करेगा। समझ गए? चलिए 7वां है पलायन। पलायन मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहने पर व्यक्ति उसे छोड़ देता है या पलायन कर जाता है। जैसे एक समूह में समायोजन न होने पर उस समूह को छोड़कर दूसरे समूह में चले जाना। अब समझिए हमने 4 बार प्रयास किया, बिल्कुल कंप्लीटली हमने जितना बार प्रयास करना चाहिए एक लिमिट तक हमने किया, लेकिन फिर भी हमें जो है सफलता, सक्सेस नहीं मिला। तो उस सक्सेस को हम क्या करेंगे कि लास्ट में छोड़ देंगे, छोड़कर कोई काम या कोई और सफलता की तरफ जाएंगे। तो ये होता है पलायन। पलायन मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो जाना, मतलब जो पहले थे वहाँ बिल्कुल तरीक़ा से छोड़ देंगे और दूसरे जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यही पलायन होता है। उसी प्रकार से कोई लक्ष्य में हम असफल हो जाते हैं तो उस लक्ष्य को असफल होने के बाद उस काम को छोड़कर किसी और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जाएंगे। या जैसे एक समूह में अगर हम कहीं गए, हम वहाँ एडजस्टमेंट नहीं बना पाए, काम करने गए, जॉब करने, हम वहाँ पे एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं बना पा रहे हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा बात हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, या मौसम से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बीमारी पड़ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को वहाँ पर छोड़ देंगे और कहीं और जाकर जॉब करेंगे। तो यही होता है पलायन। समझ गए चीज़ों को? ओके।
सातवां और आखिरी है अधीनता। अधीनता मतलब होता है, प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति परिस्थितियों से लगातार संघर्ष करते हुए भी असफलता को ही प्राप्त करता है एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। इसलिए कभी कभी परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देने में भी लाभदायक होता है। यदि आप अपने सामने वाले को व्यक्ति से युद्ध करने में असमर्थ है तो इस स्थिति में अधीनता स्वीकार करने में ही लाभ है। समझ गए। अधीनता का मतलब होता है समर्पण कर देना, किसी के सामने जो है झुक जाना। समझ गए। अब जैसे आप किसी के सामने आपको लगता है कि हम इससे जो है मुँह लगाना, मतलब इससे जो है हम चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, हमारे अंदर कमियां हैं और सामने वाला व्यक्ति इस कमियां के प्रति हमारे जो है बहुत सारा चुटकी ले सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो हम अपने कमियों को छुपाने के लिए, हम अपने अंदर के चीज़ों को छुपाने के लिए उसके सामने हम समर्पण कर देंगे, उसके सामने हम झुक जाएंगे। तो उसके बाद वो सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जान जाएगा कि इस व्यक्ति में ये चीज़ कमजोरी है, एक कमजोरी है जिसके कारण ये समर्पण कर दिया है। उसके बाद कोई सवाल करेगा ही नहीं, जिससे आपको कोई ऐसा चीज़ कुंठा होगा ही नहीं। तो एक जो है अधीनता, जैसे कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में गया, दोनों साइड से युद्ध चालू है। अब समझिए कोई किसी के पास 100 सेना है और किसी के पास 20 सेना है, तो 20 सेना वाला तो एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन 20 सेना वाला अगर सोचेगा कि नहीं हम इसको तो हरा ही देंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, मतलब हम इसको डिफीट कर देंगे, हरा ही देंगे, एकदम से परास्त कर देंगे, संभव है? नहीं संभव है कि 20 सेना वाला 100 सेना वाला को हरा दे। तो वो 20 सेना वाला का यही भलाई है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति में क्या करे कि वो समर्पण कर दे कि भैया हम आपसे नहीं जीतने वाले हैं, आपके पास 100 आदमी, हमारे पास 20 ही आदमी हैं, हम नहीं जीतेंगे, हम समर्पण कर रहे हैं आपके सामने में, आपके अधीन कर रहे हैं, अब आप ही जो रिजल्ट है कीजिए। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, जो सामने वाला जितना भी क्रूर हो तो उसके मन में भाव प्रकट हो जाता है उसके प्रति, और कभी कभी जो है क्या अपने गद्दी पर भी बैठा देता है उस समर्पण करने वाले को। तो यही जो है आपका होता है अधीनता करना, समर्पण करना। जैसे पुलिस चोर में देखते होइएगा कि जो भी चोर डकैत होता है वो अपने आप को जो है थाने में, पुलिस में आकर सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, पुलिस के अधीन कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम मुठभेड़ हो, कहीं हो तो इनकाउंटर में मारे जाए, या जब पुलिस हमको सर्च करेगी, क्योंकि पुलिस बहुत तबाह हो जाएगी, सर्च करेगी तो उसके बाद बहुत पिटाई भी करेगी जब पकड़ लेगी। तो इस कंडीशन में वो चोर डकैत जो भी होगा सोचेगा समर्पण करने में ही, पुलिस के अधीन करने में ही फायदा है, तो वो अधीन कर देता है, मतलब वो अपने लक्ष्य को जो है पा लेता है। वो जो सोचता है कि हम जो है इनकाउंटर से बचे, मार से बचे, तो वो जाके समर्पण कर देता है, तो उसको जो है न मार लगता है और न ही जो है उसको इनकाउंटर हो पाता है। तो यही सब जो है समर्पण, अधीनता करना भी एक जो है क्या कहलाता है, आपका कारण कहलाता है, जिससे आप अपने अंदर के निराशा को और कुंठा को कम कर सकते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, पॉइंट को देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट में है अधीनता को, किसको, कुंठा को या निराश को दूर करने में। पहला है, एक पॉइंट है अधीनता, कहीं कोई लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अधीनता है, पलायन है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद परिस्थितियों से समझौता करना, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत रहे, ठीक है। उसके बाद है अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्यों का परिवर्तन करे, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करे। समझ गए? तो ये जो है आपका 7-8 पॉइंट है, जिसको दिमाग में रखिएगा, जिससे कुंठा को दूर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर या 10 नंबर में पूछेगा। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय।